हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, हिंदी सीरीज के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग समास चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कारक और पिछले कुछ चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज देखते हैं समास। देखिए मित्रों, देखें समास क्या है। पहले समास दो शब्दों के योग से बना है। ये जो हमारा समास शब्द है ये दो शब्दों के योग से बना है। सम धन आस। ठीक है। सम का अर्थ होता है पास और आस का मतलब बिठाना। आस का मतलब क्या है? बिठाना। और देखिए समास जो शब्द हमारा है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। इस समास का शाब्दिक अर्थ की अगर चर्चा करूं मित्रों, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप क्या होता है? संक्षेप होता है। ठीक है। और समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है, क्योंकि देखो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। क्योंकि समास प्रक्रिया में लिख लेंगे, समास प्रक्रिया में शब्दों का यानी पदों का संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा। ठीक है। देखें समास की जो परिभाषा है बहुत ही आसान। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को, जो समासिक शब्द रहेगा उसको क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास दो या दो से अधिक लिख लेंगे। समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग। देखिए समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने हुए नए सामासिक शब्द को, नए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है। और हम लोग परिभाषा देखते हैं आर या अथवा करके। हमने क्या देखा? समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बने हुए नए शब्द को समास कहते हैं। और देखिए समास दो शब्दों का परस्पर मेल होता है। ये भी बात सही है। समास लिख लेंगे, समास दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर मेल होता है। देखिए समास दो शब्दों का परस्पर मेल होता है। और आर या अथवा करके लिखते हैं। तीसरी परिभाषा जो प्रायः किताबी परिभाषा बुकिश वे में दिखाई देती है, जब दो पदों के मध्य मित्रों, जब सुनिएगा गौर से, जब दो पदों के मध्य प्रयुक्त कारक या अन्य शब्दों का लोप करके
दोनों को मिलाकर यानी दोनों पद को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है तो इस प्रक्रिया को व्याकरणिक रूप से समास कहते हैं। लिख लेंगे, जब दो पदों के मध्य के बीच या मध्य प्रयुक्त कारक या अन्य शब्दों का लोप कर एक हो जाते हैं। दो क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को व्याकरणिक रूप से समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जब दो पदों के मध्य या बीच प्रयुक्त कारक या अन्य शब्दों का लोप कर एक हो जाते हैं दोनों पद, तो इस प्रक्रिया को व्याकरणिक रूप से समास कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं, इसे आप नोट कर लें। अब देखते हैं समस्त पद अथवा सामासिक पद क्या चीज है। दो चीजें हमको जानना है समास में, जहां से क्वेश्चन का बेस बनता है। एक समस्त पद या सामासिक पद और दूसरा समास विग्रह से। ठीक है, उसके बाद समास के प्रकार और उदाहरण हम देखेंगे। आप नोट कर लें इसे। देखिए, समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद या सामासिक पद समास के नियमों से, ध्यान दीजिए, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द अथवा सामासिक पद कहलाता है। समास के नियमों से बना शब्द या पद सामासिक पद अथवा शब्द कहलाता है। समास के नियमों से बना शब्द अथवा पद सामासिक शब्द या पद कहलाता है। और ध्यान दीजिए, समास होने के पश्चात मध्य की विभक्तियों का लोप भी हो जाता है। समास होने पर बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है मित्रों, देखें, जैसे इसके उदाहरण देख लें। जैसे हमने कहा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र क्या कहलाएगा? राजपुत्र। क्या कहलाएगा? राजपुत्र। हमने कहा मोटर से चलने वाली गाड़ी, मोटर से चलने वाली गाड़ी क्या कहलाएगी? मध्य के विभक्तियों का लोप होने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका संक्षिप्तीकरण हो जाएगा और बीच की विभक्तियों का लोप होने पर वो सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। जैसे मोटर से चलने वाली गाड़ी, मोटर गाड़ी। ठीक है मित्रों, और एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने कहा 5 वटों का समाहार, 5 वृक्षों या वटों का समाहार क्या कहलाएगा? पंचवटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पंचवटी।
5 वृक्षों का यानी 5 वटों का समाहार। 5 वृक्षों का वटों का समाहार क्या कहलाएगा? पंचवटी कहलाएगा। ध्यान दीजिए मित्रों, जैसे हमने कहा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर क्या कहलाएगा? मध्य की विभक्तियों का जब लोप होगा, संक्षिप्तीकरण इसका हो जाएगा तो क्या? रसोई घर। क्या हो जाएगा? रसोई घर। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं कि समस्त पद या समस्त विग्रह के पश्चात जो हमारा समास विग्रह है वो क्या चीज है। दूसरा चीजें जो है समास विग्रह, समास विग्रह। ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों, समास विग्रह क्या चीज है। समास विग्रह सामासिक शब्दों यानी सामासिक पदों या सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने के लिए जो उसका विस्तृत रूप रहेगा वो क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। देखिए हम पहले परिभाषा लिख देते हैं। सामासिक पदों या शब्दों, सामासिक पदों या शब्दों के बीच के देखिए के बीच के संबंध को स्पष्ट करना है। बीच के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। ठीक है मित्रों, उदाहरण भी देखते हैं। जैसे हमने कहा देवपुत्र, देवपुत्र क्या हो जाएगा? देवता का पुत्र। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? देवता का पुत्र। ठीक है, देवता का पुत्र। हमने कहा धर्मलीन, तो क्या हो जाएगा? धर्म, इसका विग्रह करेंगे धर्म में लीन। हमने कहा शरणागत, जैसे शरणागत, शरण में आगत या शरण को आगत, शरण में या शरण को भी होता है, शरण में आगत क्या कहलाएगा? शरणागत कहलाएगा। ठीक है, हमने कहा जैसे रेलगाड़ी, रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी क्या कहलाएगी? रेलगाड़ी कहलाएगी। तो ये क्या है? समास विग्रह। आइए देखते हैं हम समास के भेद या प्रकार। समास के भेद या प्रकार। तो मित्रों, हिंदी व्याकरण में समास के कुल 6 भेद या प्रकार होते हैं। जैसे पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु, तीसरा आप नोट करेंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। उसके बाद 4 नंबर पे आप नोट कर लें द्विगु समास। ठीक है मित्रों, द्विगु समास। और 5 नंबर पे नोट कर लें आप द्वंद्व समास। और 6 नंबर पे बहुब्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास। तो कितने हो गए समास? ये 6 हो गए। अब मित्रों एक एक को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आप नोट कर लें इसे। ये मित्रों समास के भेद में अब हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, देखिए अव्ययी भाव समास की पहले परिभाषा लिखते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा पहला पद अव्यय हो, तथा प्रधान हो तथा अव्यय हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास की विशेषताएं। अव्ययी भाव समास की विशेषताएं, तो कुल 4 विशेषताएं हम लोग लिखेंगे, ठीक है मित्रों। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। और अव्ययी भाव समास प्रधान होता है, और अव्ययी भाव समास का पहला पद उपसर्ग होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय भी होता है, अव्यय होता है, ठीक है। और अव्ययी भाव समास में पुनरावृत्ति वाले शब्द भी आते हैं, पुनरावृत्ति वाले शब्द भी आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके नियम रहेंगे और नियम के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए अव्ययी भाव समास का नियम संख्या 1। नियम संख्या 1, यह नियम संख्या 1 क्या कहता है? देखें, जहां जिस समास का पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो। देखिए मित्रों गौर से, जैसे उदाहरण में, एग्जाम्पल में, जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, क्या है? शक्ति के अनुसार। यथा मति, मति के अनुसार, मति या बुद्धि के अनुसार, सभी का विग्रह करते हुए चलेंगे मित्रों। बुद्धि के अनुसार, जैसे यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार, ठीक है मित्रों। यह क्या है? नियम संख्या 1 है।
जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जैसे यथाशक्ति, यथामति, यथा योग्य, यथेच्छा, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये सारे शब्द, सारे पद किसके हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है मित्रों, अब हम दूसरा देखते हैं, नियम संख्या 2। नियम संख्या 2। नियम संख्या 2, आइए, यह क्या कहता है? जिस समास का पहला पद उपसर्ग युक्त हो, पहला पद उपसर्ग युक्त हो, उपसर्ग युक्त हो, वो वहां कौन सा समास होता? अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास का पहला पद उपसर्ग युक्त होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब है प्रत्येक दिन। प्रतिक्षण, हर क्षण या प्रत्येक क्षण। प्रतिपल, प्रत्येक पल, प्रत्येक पल। जैसे नीरस, बिना रस के, बिना रस के। जैसे निरोग, बिना रोग के। ठीक है मित्रों, नियम संख्या 2 हो गया। अब देखिए नियम संख्या 3। अव्ययी भाव समास का नियम संख्या 3। जिस समास का पहला पद बे हो तथा उसका अर्थ बिना निकले वहां सदैव अव्ययी भाव समास होता है। देखिए, जिस समास का पहला पद बे हो और इस बे का अर्थ बिना निकले, क्या निकले? बिना निकले, वहां सदैव अव्ययी भाव समास होता है। जैसे बेपरवाह, हमने कहा बेपरवाह, तो क्या होगा? बिना परवाह के। जैसे बेलगाम, बिना लगाम के। जैसे बेवजह, तो क्या होगा? बिना वजह के, बिना वजह के। ये सारे शब्द किसके हैं? ये सारे शब्द किसके हैं? अव्ययी भाव समास के। अब आइए नियम संख्या 4 पे चलते हैं, आखिरी नियम। नियम संख्या 4। नियम संख्या 4 कहता है, ऐसे समास, ऐसे समासिक पद या शब्द जिसमें शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए परंतु वहां पर लड़ाई झगड़े का संकेत ना हो, मात्र शब्दों की पुनरावृत्ति यदि हो रही है तो वहां सदैव अव्ययी भाव समास होता है। पुनरावृत्ति वाले शब्द, परंतु वहां लड़ाई झगड़े का संकेत ना हो, नहीं तो व्यतिहार बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। आप ध्यान दें, जैसे चला चली, चला चली, चलने के बाद, चलना। जैसे, जैसे घर घर, घर घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। प्रत्येक घर, शहर शहर, यानी प्रत्येक शहर। ठीक है। जैसे रातों रात, प्रत्येक रात, या रात ही रात में। जैसे रात ही रात में, विग्रह करेंगे।
ठीक है मित्रों, ये रहा अव्ययी भाव समास। ठीक है मित्रों, इसे आप नोट कर लें। अब हम अव्ययी भाव समास के बाद जो समास है, जैसे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, इन सारे समास की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और जहाँ पर आपको डाउट हो वहाँ पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।